हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के यह वीडियो लेक्चर बीए पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 6 के लिए है, जिसमें हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में जानते और समझते हैं। आज का टॉपिक है एसे टाइप एग्जामिनेशन। एसे टाइप एग्जामिनेशन को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि एग्जामिनेशन क्या है, परीक्षा है क्या। तो परीक्षा ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से आप लर्निंग आउटकम्स को नापते हैं, मापते हैं। यानी जब आप कोई कोर्स लेते हैं तो आपने उससे क्या सीखा, इस बात का मूल्यांकन करने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम परीक्षा के नाम से जानते हैं। परीक्षा कई तरह की हो सकती है, बट उनको मूलतः हम जो रिटेन टेस्ट हैं उनको हम दो ग्रुप में समूहीकृत कर सकते हैं। पहला हो जाएगा एसे टाइप यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टाइप, और दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठ प्रश्न टाइप। अब आते हैं हम एसे टाइप एग्जामिनेशंस पर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं को देखने से हमें पता चलेगा कि एसे टाइप एग्जामिनेशंस क्या है। आप डिफाइन भी कर पाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन और कुछ नहीं बल्कि किसी भी कंसेप्ट के 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके ही एक लैंग्वेज में पिरो देने से उसका डेफिनेशन भी बन सकता है, उसकी परिभाषा भी बन सकती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो एसे टाइप एग्जामिनेशन या दीर्घ उत्तरीय टाइप प्रश्न, जैसा कि हम अन्य परीक्षाओं में या अपने यहाँ वार्षिक परीक्षाओं में देखते हैं कि आज भी ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रकार के होते हैं। यानी लंबे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, लंबे आंसर्स वाले क्वेश्चंस। प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह सही बात है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जोर बढ़ा है, बट जो रेगुलर पाठ्यक्रम हैं, जो रेगुलर कोर्सेज हैं, उनमें अभी भी ऐसे टाइप एग्जामिनेशन की ही प्रमुखता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं तो उनकी मात्रा कम होती है। ऐसे टाइप एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स को लंबे उत्तर लिखने होते हैं। लंबे उत्तर से क्या मीन कर रहे हैं हम, कि ऐसे उत्तर जहाँ पे कि कई कई पैराग्राफ आपको लिखने पड़ते हैं। चूँकि एक सवाल के जवाब में आपको लंबा उत्तर देना होता है और सारे इनपुट्स आपको स्वयं प्रदान करने होते हैं। यानी आप खुद निर्णय करते हैं कि मेरा उत्तर किस तरह से प्रस्तुत होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, पहले कौन सी बात रखेंगे हम, उसके बाद कौन सी बात आएगी। भाषा का चयन आप करते हैं, शब्दों का चयन आपका होता है। तो एक फ्रीडम, स्टूडेंट्स को एक तरह की आज़ादी है कि वो अपने उत्तर को अपने ढंग से ऑर्गेनाइज कर सकें। इस तरह की परीक्षाओं में हम हायर लेवल मेंटल एबिलिटीज या उच्चतर स्तर की मानसिक संक्रियाओं का मापन कर पाते हैं। और ये उच्चतर लेवल थिंकिंग या उच्चतर स्तर की मानसिक संक्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं। कोहेरेंस, यानी आपने जब अपना उत्तर लिखा तो वो कितना कोहेरेंट है, उसमें दिशा कितनी है, फ्लो कितना है, लॉजिक, तार्किकता, लॉजिकल वे में आप अपने उत्तर को प्रस्तुत करें। क्रिएटिविटी की जगह है सर्जन करने की, कुछ नया क्रिएट करने की। आपके पास अगर आप 4 या 5 पेजेज में आंसर कर रहे हैं तो आप में एक पूरा पूरा ऐसे क्रिएट कर देने का की क्षमता है। आप नया कुछ क्रिएट कर रहे हैं। आप अलग अलग कंसेप्ट्स को एनालाइज करके उनको आपस में जोड़ के किसी खास प्रश्न के उत्तर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह की जो उच्चतर मानसिक संक्रियाएं हैं, इनका मापन ऐसे टाइप टेस्ट या परीक्षा से मापना संभव है। चूँकि ऐसे टाइप एग्जामिनेशंस में आपको अपने उत्तर लिखने होते हैं, तो यहाँ भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर आपकी भाषा अच्छी है या विकसित है तो आपके उत्तर भी तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठतर होंगे। वैसे भी भाषा का विकास अपने आप में एक
उच्चतर स्तर की मानसिक क्षमता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कुछ प्रश्नों में हम या परीक्षक आपसे नियंत्रित प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है, मतलब आपको बता दिया जाएगा कि आपको इतने ही शब्दों में उत्तर देना है या आपको यही चीज़ बतानी है। नॉर्मली जो उत्तर व्हाट से शुरू होते हैं तो आपको पता होता है कि इसमें सिर्फ बताना है हमें कि क्या है ये। वहीं कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होंगे जहाँ पे आपका रिस्पॉन्स अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित होगा या विस्तारित करने की छूट होगी आपको, जैसे कि इलेबोरेट करना या डिस्कस करना, डिस्क्राइब करना, क्रिटिकली इवेलुएट करना। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से इन प्रश्नों का उत्तर अपने हिसाब से तय करें। ऐसे टाइप एग्जामिनेशंस में हम कितना याद कर पा रहे हैं चीज़ों को, या जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जो पाठ्यक्रम हमने पढ़ा है उसको अपने शब्दों में कितना व्यक्त कर पाते हैं, इसका मूल्यांकन भी होता है। साथ ही तथ्यात्मक जानकारी, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी एसेस किया जा सकता है। आपने विषय वस्तु को कितना समझा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, जो भी सिलेबस का सब्जेक्ट मैटर है उसकी जांच भी इस विधि द्वारा किया जाना संभव है। साथ ही जब आपको कोई सिलेबस पढ़ाया जाता है या सब्जेक्ट मैटर पढ़ाया जाता है तो एग्ज़ाम में ऐसे आंसर पूछे जा सकते हैं जहाँ पे आपको उस पाठ्यक्रम के बाहर जाके भी कुछ जानकारी उपलब्ध करानी पड़े, एडेड इन्फॉर्मेशन देना पड़े। यह भी आपकी मानसिक क्षमता का ही मूल्यांकन समझा जाएगा। अब आते हैं हम दीर्घकालीन परीक्षा का या ऐसे टाइप टेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स पे। इन प्रश्नों को अगर हम ध्यान से देखें तो हर प्रश्न है तो ऐसे टाइप टेस्ट का ही उदाहरण, बट इनके वर्ड्स अलग हैं और इससे इनका प्रकार भी परिवर्तित हो जाता है। मतलब इसमें जो परीक्षक है वो छात्रों से अलग अलग तरह के अनुक्रिया की अपेक्षा रखता है। सारे प्रश्नों का उत्तर आप एक ही तरह से नहीं दे सकते। जैसे पहला प्रश्न है व्हाट इज बिहेवियर, गिव एग्जांपल्स ऑफ ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर। तो ये एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस में आएगा जहाँ पे आपके पास बहुत छूट नहीं है दूसरे तरह के तथ्यों को जोड़ने या उपलब्ध कराने की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको बताना है कि व्यवहार क्या है और बाह्य और कोवर्ट बिहेवियर में के उदाहरण प्रस्तुत कर देने हैं। वहीं दूसरे प्रश्न पे आए हम तो डिस्क्राइब सम ऑफ द एरियाज ऑफ एवरीडे लाइफ वेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी कैन बी पुट टू प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आपको अपने जीवन से ऐसे उदाहरणों को प्रस्तुत करना है और उनकी व्याख्या भी करनी है जहाँ पे कि मनोविज्ञान के ज्ञान को आप रियल लाइफ में उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट तरह की अनुक्रिया की मांग करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्वयं के जीवन से रिस्पॉन्सेज उठाने हैं या रियल लाइफ इंसिडेंट्स उठाने हैं और ये सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डाटा, differentiate between an interview and questionnaire, discuss the strengths and weaknesses of experimental method, how can we identify students with learning disabilities, why is it important to manage negative emotions, suggest ways to manage negative emotions। ये सब डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस है और इनका रिस्पॉन्स भी डिफरेंट ही होना चाहिए। लाभ क्या हैं ऐसे टाइप एग्जामिनेशंस के? पहली बात तो ये कि कुछ तरह की मानसिक क्षमताएं हैं जिनका मापन ऐसे टाइप टेस्ट से ही संभव है, उनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आधार पर नहीं मापा जा सकता है। और क्या है ऐसी क्षमताएं? ऑर्गेनाइज करने की क्षमता, अपने विचारों को संगठित रूप से प्रस्तुत करना या किसी बड़े पाठ्यक्रम का सारांश प्रस्तुत करना या बहुत सारे आइडियाज़ को इंटीग्रेट करके एक विस्तृत आइडिया के रूप में प्रस्तुत करना, इन सब क्षमताओं का मापन ऐसे टाइप टेस्ट से ही संभव है। चूँकि ऐसे टाइप एग्जामिनेशंस में छात्रों को अपने शब्दों में जवाब देना होता है, अपने शब्दों में उत्तर लिखना होता है,
तो उसके आधार पे हम उनके लैंग्वेज स्किल के बारे में तो जानते ही हैं कि उनकी भाषा कितनी उन्नत है, भाषा कौशल कितना विकसित है। साथ ही उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी क्लूज मिलते हैं। उनके लिखने के स्टाइल से हम उनके मानसिक स्थिति के बारे में भी कुछ तथ्य जुटा सकते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चंस को तैयार करना और उनको एडमिनिस्टर करना या उनके द्वारा एग्जाम लेना तुलनात्मक रूप से आसान होता है। साथ ही इस तरह की परीक्षाएं लगभग सभी विषयों में के लिए उपयुक्त हैं। सभी विषयों में आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे टाइप एग्जामिनेशन के द्वारा छात्रों में हम कुछ ऐसी अच्छी स्टडी हैबिट्स को भी इनकलकेट कर सकते हैं, जैसे कि नोट लेना, समरी बनाना, दूसरे तरह के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ इंटीग्रेट करना, कोई भी ज्ञान है उसको इंटरप्रेट करना या उसका मीनिंग निकालना। साथ ही यहाँ ओरिजिनल थॉट्स कैन बी जनरेटेड, मूल विचार, नए विचार आप ओरिजिनल हों जो आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए हों, ऐसे विचारों की उत्पत्ति में भी ये एग्ज़ाम सहायक होते हैं। गेस करने की जो हैबिट होती है, अनुमान लगाने की, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ऐसे टाइप एग्जामिनेशंस में जो अनुक्रिया या उत्तर आप लिखते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सही या गलत के दायरे में ही हो। उसके अलावे भी वो वैकल्पिक विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। छात्रों की राइटिंग स्किल सुधरती है और छात्रों को इस बात के लिए प्रोत्साहन मिलता है कि वे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स या तर्क प्रस्तुत करें जो कि रीजन बेस्ड हों, तर्क पर आधारित हों, उसके लिए एविडेंस हो। सीमाएं क्या क्या हैं? पहली सीमा तो ये है कि ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और बहुत समय लगता है। छात्रों के लिए भी, उनको भी एक लंबे समय तक एग्ज़ाम देना होता है। इवेल्युएशन बहुत टफ है। जब आप कॉपियों का मूल्यांकन करते हैं तो एक लंबा चलने वाला काम हो जाता है। जो उत्तर लिखे जाते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। अलग अलग छात्र अलग अलग तरह से अनुक्रिया करते हैं और उनका इवेल्युएशन करते समय परीक्षक को बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। और अक्सर हम यह देखते हैं कि कॉपियों के मूल्यांकन में दो तरह की प्रवृत्ति नज़र आती है। पहली, इंटर एग्जामिनर वेरिएबिलिटी। इंटर एग्जामिनर वेरिएबिलिटी है क्या? तो जब सेम आंसर को दो परीक्षक जांचते हैं किसी उत्तर को, तो दोनों का रिस्पॉन्स उस उत्तर को देख के या जो मार्क्स उन्होंने दिए उसमें अंतर आ जाते हैं। दोनों का परसेप्शन उस उत्तर का अलग अलग हो सकता है। इंट्रा एग्जामिनर वेरिएबिलिटी, जब एक ही उत्तर को एक ही परीक्षक अलग अलग टाइम पे या अलग अलग मूड में या ऐसे जांचता है तो उसके रिस्पॉन्स में भी अंतर आ जाता है। ये दोनों ही कारण ऐसे टाइप एग्जामिनेशंस को बहुत सब्जेक्टिव बना देते हैं और इनके आधार पे दो विद्यार्थियों के मार्क्स का आपस में तुलना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ ही ऐसे टाइप एग्जामिनेशंस हेलो इफेक्ट के लिए भी जगह छोड़ देते हैं। हेलो इफेक्ट क्या है? एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जहाँ पे हम किसी छात्र के पहले के अपने इम्प्रेशन के आधार पे उसकी कॉपी का मूल्यांकन कर रहे हैं। अगर किसी शिक्षक का किसी स्टूडेंट के बारे में पहले का इम्प्रेशन अच्छा है कि ये विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है, तो उसकी कॉपी जब उसके सामने आती है तो वो थोड़ा लिबरल होकर मार्किंग करने की प्रवृत्ति होती है। इसको हम हेलो इफेक्ट के रूप में जानते हैं। चूँकि ऐसे टाइप एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी संख्या कम होती है, तो ये संभावना रहती है कि पूरे पाठ्यक्रम को हम कवर न कर पाएँ। पाठ्यक्रम के कई हिस्से ऐसे हों जो छूट जाएं मूल्यांकन की इस पद्धति से। सेलेक्टिव रीडिंग को बढ़ावा मिलता है, चयनात्मक पाठन जिसको कहते हैं हम। कई बार ऐसा होता है कि हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि इस सेक्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे या रिलेवेंट है क्वेश्चंस आने के लिए, तो हम उन्हीं पार्ट्स का सेलेक्टिव रीडिंग करते हैं और बाकी को अनटच्ड छोड़ देते हैं। तो ये प्रवृत्ति गलत है। हैंड राइटिंग,
जो आपका हस्तलेखन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है इस परीक्षा में। हो सकता है कि आपके उत्तर की गुणवत्ता तो अच्छी थी बट आपकी हैंडराइटिंग बुरी थी, तो एग्जामिनर पर इसका गलत इम्प्रेशन जाए और आपको मार्क्स कम मिले। मूल्यांकन के लिए ऐसे टाइप एग्जामिनेशंस में बहुत ही ट्रेंड और कॉम्पिटेंट टीचर्स की आवश्यकता होती है, जो सतर्क रहकर, जो अपने पर्सनल बायसेस पे कंट्रोल करके मूल्यांकन कर सकें। परीक्षक का पर्सनल बायस अगर वो पहले से किसी छात्र के प्रति पूर्वग्रहित है तो वो भी उसके मूल्यांकन को प्रभावित करेगा। जो स्कोर्स या जो मार्क्स मिलते हैं ऐसे एग्जामिनेशन पे वो बहुत रिलायबल नहीं हो सकते। जैसे किसी को 55 मिला हो और किसी को 65 मिला हो आउट ऑफ 100, तो मैं नहीं कह सकते कि ये कितने विश्वसनीय हैं या उसके आधार पे उनको जज करना है, क्योंकि हो सकता है कि मूल्यांकनकर्ता के मूड का प्रभाव पड़ा हो इस मार्क्स पे या अलग अलग मूल्यांकनकर्ता का प्रभाव पड़ा हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।